अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो लास्ट लैब हमने छोड़ी थी वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एम एस वर्ड। हम एम एस वर्ड को डिटेल में देख रहे थे, जिसमें से हमने एम एस वर्ड के 3 डिफरेंट टैग्स देख लिए थे। एम एस वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के हमने 3 बेसिकली फीचर्स देख लिए थे। एक हमारे पास ये था कि हमने रिबन मेन्यू सिस्टम को देखा था कि रिबन मेन्यू सिस्टम बेसिकली क्या है कि वो आपको जितना भी फीचर कंटेंट नज़र आ रहा होता है, मतलब इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, एड ऑन, ये सारा आपके पास बेसिकली क्या है, जो इनके फीचर्स सब फीचर्स आते जा रहे हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली रिबन मेन्यू सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल को देखा था किस तरह से ओपन करना है। हमने देखा था कि आपके पास जो डिफरेंट बिल्ट इन जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। देन हमने होम रिबन मेन्यू को देखा था कि होम में बेसिकली आपको डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इंसर्ट मेन्यू को देखा था कि जिसमें हम अगर आपने कोई कंटेंट इंसर्ट करना है, अगर आपने कुछ इमेज इंसर्ट करनी है, या आपने अगर उसमें कोई आपने हेडर ऐड करना है, कोई आपने फुटर ऐड करना है, या आपने कोई वर्ड वर्ड आर्ट अगर आपने ऐड करना है, कोई आपने अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपना थीसिस लिख रहे हैं तो आप अगर आपने कोई इक्वेशन ऐड करनी है, अगर आपने कुछ सिंबल्स ऐड करनी है, तो वो बेसिकली आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास था पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट बेसिकली क्या है कि द पेज लेआउट में आपको डिफरेंट, अगर आपने अपने पेज को एक लेआउट देना है, ठीक है, अगर आपने उसको एक बॉर्डर देना है, मतलब अगर आपने उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है, आपने उसका साइज़ सेट करना है, मतलब A4 पेपर है, कौन सा पेपर है, कौन सी कैटेगरी का पेपर है, तो वो बेसिकली आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने पेज का थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो अपने पेज का थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप अपने पेज में वाटर मार्क ऐड कर रहे हैं, पेज कवर ऐड करना चाह रहे हैं, यूजुअली हम असाइनमेंट्स में या थीसिस में ऐड कर रहे होते हैं, तो वो आप बेसिकली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने अगर इंडेंटेशन देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इमेज को फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ अलाइन करना, इमेज को टेक्स्ट के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं, या इमेज को आप टॉप पे रखना चाह रहे हैं और कंटेंट को बॉटम पे रखना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली आप यहाँ से अरेंज वाले फीचर में जाके आप सब कैटेगरी में जाके आप उसको अरेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आ जाता है रेफरेंसिंग। लेट मी ओपन द वर्ड, इसको खोल के तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अब हमारे पास आ जाते हैं रेफरेंसेस। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बेसिकली क्या है? रेफरेंसेस मेन्यू अलाउज यू टू इजीली साइट रेफरेंस सोर्सेज दैट यू मे यूज व्हाइल क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक थीसिस क्रिएट कर रहे हैं या आप एक थीसिस लिख रहे हैं, तो उस थीसिस को लिखते हुए आपने कुछ लिटरेचर रिव्यू किया होगा। ठीक है, तो वो जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया होगा उसमें आपके पास आपने डिफरेंट लोगों की स्टडीज़ को पढ़ा होगा। तो जब आप डिफरेंट लोगों की स्टडीज़ को अपनी थीसिस में कोट कर रहे होते हैं तो आप उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, कि आपने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेपर नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है, तो पेपर नंबर 1 को आप जब एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिटरेचर रिव्यू भी लिखेंगे तो फिर आप उसका रेफरेंस भी देंगे और आप फिर उसको लिंक कर देंगे, जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उस रेफरेंस को उसको रेफरेंस जो आप देंगे उसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? रेफरेंसेस है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक अभी डमी लिख रही हूँ, इसमें मतलब ये रियल का रेफरेंस नहीं है। अच्छा, रेफरेंस जो आप दे रहे होते हैं वो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स में आ रहे होते हैं। सबसे पहले जो होता है आपने फॉर एग्जांपल जोसेफ एक नाम है आमिर, फॉर एग्जांपल ये 2 ऑथर्स हैं पेपर के। ठीक है, जिनका पेपर आपने पढ़ा है या जिनका रिसर्च आर्टिकल आपने देखा है, ये उनके 2 नाम हैं। ठीक है, और ये पेपर का नाम है। ठीक है, ये आपका पेपर का नाम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये पेपर पब्लिश हुआ है IEEE जर्नल में। ठीक है, और पेपर पब्लिश कब हुआ है? 2020 में। अब आप देखें ये कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। जो प्रॉपर रेफरेंसेस होते हैं वो गूगल से सर्च करेंगे तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में एक रेफरेंस ऐड करना है तो आप उसको किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आप देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है, रेफरेंसेस है, ठीक है। अगर आपने ऐड टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, मतलब आपने एक लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें मेरे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे साथ कंटेंट लिखती हूँ ताकि आपको टेबल ऑफ कंटेंट को मैं आपको क्रिएट करना दिखा दूँ, ठीक है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो ऑल्दो के बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो टेबल ऑफ कंटेंट को बेसिकली वो टेबल ऑफ कंटेंट को मैनुअली क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह से एक बेसिकली इसके थ्रू MS ऑफिस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, लेट्स सपोज आपको चैप्टर नंबर 1 था, लेट्स सपोज आपको थीसिस का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपको चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपको चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। अब आपके फॉर एग्जांपल आपके थीसिस में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 चैप्टर्स है ना, तो 4 चैप्टर नंबर 1 को भी आप एक हेडिंग, आप इसको एक प्रॉपर हेडिंग के स्टाइल में लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। अब आप देखेंगे आपने 4 चैप्टर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब आपने देखें, ये मैं इसको सेव नहीं करती फिलहाल, आपने इसको 4 चैप्टर्स क्रिएट कर दिए। चैप्टर की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं, यस। अब आप देखें, आप एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपने बिल्कुल टॉप पे कर्सर को लेके आना है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे कर्सर को रखेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर्सर को मतलब माउस के एरो को जब आप स्टार्ट में रखेंगे तो आपका जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप पहले कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको डॉक्यूमेंट के सेंटर पे रखेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, डॉक्यूमेंट के सेंटर में आपका एक बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें पेज लेआउट, आप रेफरेंसेस में आप जाएंगे, रेफरेंसेस में आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है ना, ऑटोमेटिक टेबल 1 बिल्ट इन, मतलब आपको ये फीचर बिल्ट इन अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास ये एक स्टाइल है टेबल ऑफ कंटेंट का। ये ऑटोमेटिक टेबल 2 आपको अवेलेबल है, मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअल है, ठीक है, कि आप इसमें चैप्टर के जो टाइटल्स हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 वो बेसिकली आप खुद लिख रहे होते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि ये आपको बस एक चैप्टर नंबर 1 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक टेबल स्टाइल लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, चैप्टर नंबर 2, इन दोनों टेबल ऑफ कंटेंट के पैटर्न में अगर आप चूज कर रहे हैं दोनों में से कोई एक, तो आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मैनुअल टेबल है ये आपको टेबल का एक स्ट्रक्चर तो दे देता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको हेडिंग्स हैं और जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने खुद लिखनी होती हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक टेबल और मैनुअल टेबल में ये डिफरेंस आ रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ ऑटोमेटिक टेबल लेके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, और आपको चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 3 4 ये आपको खुद लिखा हुआ नजर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग दे सकती हूँ और मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकती हूँ। मैंने अगर टेबल ऑफ कंटेंट को सेंटर अलाइन करना है तो शॉर्टकट की उसके लिए मेरे पास है कंट्रोल ई के थ्रू ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो सेंटर में चला जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको चैप्टर का नेम नजर आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको उस जो चैप्टर जिस पेज के ऊपर है उस पेज का स्टार्टिंग नंबर नजर आता है, ठीक है। अब आप देखें चैप्टर नंबर 4 आपके पास सेकंड पेज पे है, ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पेज नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 में 10 पेजेस है, मतलब 2 से ऑनवर्ड्स 12 पेजेस है, 2 to 12 पेजेस है, तो 2 to 12 पेजेस चैप्टर नंबर 4 में आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे उस चैप्टर का जो स्टार्टिंग नंबर है पेज का वो नजर आता है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 है, उसमें 2 पेजेस हैं, 1 और 2,
ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसके लिए आपको यहाँ पे 3 लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1 और 2 पे चैप्टर नंबर 1 है, तो जो 1 स्टार्टिंग नंबर है वो आपको नजर आएगा, 2 वाला आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। 2 वाला नजर नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि 1 और 2 पे आपको चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। देखें, ये मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। मैं इसको ऐसा करती हूँ कि 2 पेजेस के ऊपर लेके जाती हूँ। ये मैं इसको 2 पेजेस के ऊपर रख रही हूँ। अब आप देखें, जो चैप्टर नंबर 1 है मेरे पास, वो मेरे पास आ गया है 2 पेजेस के ऊपर, ठीक है। वो 2 पेजेस के ऊपर आ गए। अब आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा और लिखती हूँ ताकि चैप्टर नंबर 2 3rd पेज पे चला जाए। अब आप देखें चैप्टर नंबर 2 3rd पेज पे आ गए। अब आप देखें कि जो मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिकली आ गया 2 पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं इस टेबल को यहाँ से अपडेट करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट इंटायर टेबल, मतलब आप पूरे के पूरे टेबल को अपडेट करना चाह रहे हैं या सिर्फ आप पेज नंबर्स को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो यूजुअली ऑप्शन ये होती है कि आप पूरे के पूरे टेबल को अपडेट कर लें, ठीक है। अब आप देखें कि चैप्टर नंबर 1 ऑल्दो के 2 पेजेस के ऊपर है, मतलब 1 और 2 पेज के ऊपर है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ नजर आएगा। मतलब जो चैप्टर का स्टार्टिंग नंबर है वो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 3 और 4 है वो देखें आपको 3rd पेज पे नजर आ रहे हैं, मतलब ये तीनों चैप्टर्स आपको 3rd पेज पे नजर आ रहे हैं, 3rd पेज के ऊपर है, ठीक है। ये आपको बस था कि आपने किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करने हैं, ठीक है। ये देखें आप, अब ये बेसिकली इस पे मैं एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि टेबल ऑफ कंटेंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है। नाउ इफ़ यू वांट कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ पे ना क्रिएट करें, आप इसको एक सेपरेट पेज पे क्रिएट करें, ठीक है। तो आप पहले इस टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप एक सेपरेट पेज, ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। मैंने आपको यहाँ से बताया था कि एक ब्लैंक पेज किस तरह से, लेट्स चेक दिस आउट कि अगर आपने एक ब्लैंक पेज एंटर करना है तो आप इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे और आप एक ब्लैंक पेज एंटर करेंगे, ठीक है। और ब्लैंक पेज के ऊपर आप कर्सर को रखेंगे और पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाके आपको रेफरेंसेस में जाके आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखें कि हमने ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना देखा है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एम्फेसिस देकर सिखा रही हूँ उसी तरह आपने अब आपने कोई मैनुअल टेबल कभी भी क्रिएट नहीं करना, ठीक है। अब आपने जब भी टेबल क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चैप्टर में किसी चैप्टर में कोई चेंज किया भी है, ठीक है, तो आप सिंपल पेज को टेबल को अपडेट करेंगे तो आपका वो सारे का सारा टेबल अपडेट हो जाएगा। मतलब आपको उसमें बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं आ रही होती। नो, लेट्स डू दिस कि हम इसको मैनुअल टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ये कि हमारे पास मैनुअल टेबल है टेबल ऑफ कंटेंट में। अब आप देखें कि यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1 खुद लिखना है, ठीक है। अब पहले आपको वहाँ पे नज़र आ रहा था, लेकिन अब आपने चैप्टर नंबर 1 खुद लिखना है। मतलब आपको पेज नंबर्स तो नज़र आ गए हैं, लेकिन आपको देखें 1 और 2 पेज पे आपका कुछ भी नहीं है। मतलब इस पेज को आपने सारे का सारा खुद अपडेट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपने पेज नंबर देखना है, चैप्टर नंबर 2 3rd पेज पे और आपने 3rd पेज पे लिख लेना है। कोई आपके पास सब हेडिंग नहीं है तो यू डोंट नीड टू राइट एनी सब हेडिंग ओवर हियर, ठीक है। ये इस तरह से आपने टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना है। मतलब आपने देखा है कि आप किस तरह से मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और आपने देखा है कि आप किस तरह से एक ऑटोमेटिक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा से ऑटोमेटिक टेबल को उठाया करें और ऑटोमेटिक आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करें। इन केस अगर आप किसी भी टाइम अपनी फाइल में कोई भी चेंज करते हैं या अपने थीसिस में, अपने असाइनमेंट्स में कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंज ऑटोमेटिकली आप अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे का पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें हम पेज लेआउट को देख रहे थे, तो पेज लेआउट में आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा है पेज लेआउट, हम रेफरेंसेस को देख रहे हैं और रेफरेंसेस में हमारे पास पहले सबसे पहले था टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट हमने देख लिया कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट कौन कौन सा हो सकता है। देन उसके बाद ऐड टेक्स्ट हमने देखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड टेक्स्ट करना है तो आप सिंपली जो आप टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अपडेट आप टेबल को यहाँ से देखें, आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपडेट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इंसर्ट फुट नोट है, मतलब अगर आपने फुटर वाली साइड पे कुछ लिखना है तो ठीक है, वो आप बेसिकली यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए
अच्छा, आप यहाँ से लिख सकते हैं इंसर्ट एंड नोट। अगर आपने करना है मतलब आप जिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर इंसर्ट एंड नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हियर एंड यू वांट टू ऐड सम एंड नोट, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपने एक कंटेंट लिखा है ना, उसके साथ आप यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो आप जब इंसर्ट 1, इसका मतलब होगा जो आपने यहाँ पे आप जो सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिख देंगे। ये देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों को एट ए टाइम प्रेस करेंगे तो आपके पास जो 1 है वो अबव चला जाएगा, मतलब वो सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कह रहे हैं, ठीक है। वो सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसको मैं खत्म करती हूँ, मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट से वापस आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को आप क्लिक करेंगे। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। 1 को मैं चाह रही हूँ कि ये इप्सम के साथ 1 जो है ना वो सुपरस्क्रिप्ट में चला जाए, मतलब इसके ऊपर नजर आए। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस तीनों को एट द सेम टाइम प्रेस करना है आपने, ठीक है। तो ये अबाव चला जाएगा। मैं दोबारा दिखाती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को एट द सेम टाइम आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कह रहे हैं। अब आपने जब 1 यहाँ पे लिख दिया है तो अब आप देखिए आपने वापस आना है अपनी आपने नॉर्मल टेक्स्ट की तरफ वापस आना है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस को दोबारा क्लिक करेंगे तो आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आपने इस 1 जो लिख दिया है, दैट मीन्स कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना ये इप्सम, इससे रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। एंड नोट में जाके इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली आप इंसर्ट एंड नोट के थ्रू दे सकते हैं। ये हम बेसिकली जब पेपर राइटिंग करते हैं तो उसमें हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम पेपर राइटिंग करते हैं तो उसमें हम ऊपर इसी तरह एंड नोट्स ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ऑथर का नेम दे दें और ऑथर के नेम के साथ आप सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिख दें। तो रीडर्स को बेसिकली ये पता चल जाएगा कि जो 1 लिखा हुआ है दैट मीन्स के एंड नोट में मैं कहीं जाऊँगा तो 1 से रिलेटेड इस ऑथर की कोई ना कोई 1 की पॉइंट के ऊपर इस ऑथर की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, ठीक है। अब आप देखें आपने इंसर्ट एंड नोट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट एंड नोट आप बेसिकली ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 1 के ऊपर इंसर्ट एड नोट आपने उस इप्सम से रिलेटेड आपने कोई एंड नोट ऐड कर देना, ठीक है। फिर ये पता चलेगा कि जब ऑथर उस पर क्लिक करेगा, मतलब आप जब इस रीडर्स इसको रीड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अब दी हुई है उसकी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास था एंड नोट आप किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड नोट मतलब एक और एंड नोट अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो शो नोट्स के आपने जितने भी नोट्स ऐड किए हैं वो आपको बेसिकली नज़र आ जाए, ठीक है। ये आपके पास था कि आपने किस तरह से फुट नोट्स ऐड करने हैं। फुट नोट्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी चीज़ की अगर आपने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो बेसिकली आप फुट नोट्स के थ्रू दे रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास था। पर ये आप कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल उठा के देखें तो उसमें ये चीज़ मस्ट होती है। जब आप अपना पेपर पब्लिश करते हैं तो आप स्टार्टिंग में पेपर का टाइटल लिखते हैं, उसके बाद आप ऑथर का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम द ऑथर तो जैनब लिखा होगा, तो कॉमा अगर मेरे पास सेकंड ऑथर है तो सेकंड ऑथर का नेम लिखा होगा, कॉमा थर्ड ऑथर का नेम लिखा होगा, ठीक है। फिर जो मेरा नेम है उसके ऊपर एक एंड नोट, उसके ऊपर एक 1 लिखा होगा, ठीक है। 1 उसको रीडर्स को क्या शो करेगा कि जो 1 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि इसमें एंड नोट पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हम एंड नोट में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये जो टीचर है, ये जो ऑथर है, ये इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रही है, ये इसका बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड ये है एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप एंड नोट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यू शुड बी फेमिलियर विद एंड नोट्स के बेसिकली एंड नोट्स क्या होते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती हूँ सरसरी सा, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में काम आता है, बेसिकली पेपर राइटिंग में और थीसिस राइटिंग में ये चीज़ काम आ रही होती है, ठीक है। इसमें आपके पास आ गया इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन का मतलब क्या है कि वो जो रेफरेंसेस आप एक्चुअली ऐड करते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था ना अभी रेफरेंस ऐड करके कि अगर आप कोई रेफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं विद इज दैट। अच्छा, ये रेफरेंस मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये रेफरेंस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट साइटेशन और रेफरेंसेस को हमसे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। साइटेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक आर्टिकल है, ठीक है, आपने उसको साइट करना है अपने पेपर के अंदर या अपने थीसिस के अंदर या अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या अपनी असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने उसको अपने असाइनमेंट के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है, डॉक्यूमेंट से मेरी मुराद क्या है, आपका थीसिस, आपके असाइनमेंट, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका
आपका रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर, तो डॉक्यूमेंट से मेरी मुराद है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने साइटेशन ऐड करनी है तो आप इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद आप बताएंगे कि जो आपका आर्टिकल है वो बुक है, वो जर्नल आर्टिकल है, वो आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल है, वो कॉन्फ्रेंस है, वो रिपोर्ट है, वो वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस है, फिल्म है, क्या है, ठीक है। मतलब आपने टाइप ऑफ सोर्स बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक थीसिस लिख रहे हैं और आपने एक रिसर्च पेपर से कोई ना कोई हेल्प ली है, तो वो जो रिसर्च पेपर होगा उसमें लिखा होता है कि जो ये जो रिसर्च पेपर है ये बेसिकली एक उसका एक जर्नल पेपर है, एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, एक बुक है, वो उसमें लिखा होता है, ठीक है। वो आपने पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल आर्टिकल है, ठीक है, तो आपने ऑथर का नेम देना है। मतलब आप जो पेपर पढ़ेंगे ना उसमें आपने इसका नेम देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पेपर जोसेफ ने लिखा हुआ है, लेट्स सपोज वो पेपर एक जोसेफ ने और दो पेपर है। पहले आपने यहाँ पे बताना है कि आपका पेपर का ऑथर कौन है, फर्स्ट ऑथर कौन है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि वो कॉर्पोरेट ऑथर है, ठीक है। मतलब वो जो बंदा है वो कॉर्पोरेट ऑथर है, मतलब वो एसोसिएट हुआ है वो बंदा, ठीक है। वो बंदा मतलब सेकंड ऑथर के तौर पे। फिर जनरल टाइटल, आप फॉर एग्जांपल आपके जो पेपर का टाइटल था जो आपने कहीं से पढ़ा था वो EEG सिग्नल्स था। फिर आपने बताना है जर्नल नेम। फॉर एग्जांपल वो पेपर IEEE में पब्लिश हुआ है, ठीक है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, लेट्स सपोज वो 2020 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। पेजेस, कितनी पेजेस का आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल वो 20 से 30 पेजेस का आर्टिकल है, ठीक है। वो सारी फील्ड्स आपने फिल कर दी हैं। अब आप देखें, अब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आपका जो आपका रेफरेंस है वो APA फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो आप साइटेशंस ऐड करते हैं, मतलब आप जो कोट करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर बाकी आर्टिकल्स को, वो आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पास APA फॉर्मेट भी अवेलेबल है, उसमें आपको शिकागो फॉर्मेट भी अवेलेबल है, उसमें आपको हार्वर्ड फॉर्मेट भी अवेलेबल है, MLA फॉर्मेट अवेलेबल है एंड सो ऑन, ठीक है। वो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई भी एक फॉर्मेट आप लेके तो आप अपने आर्टिकल को साइट कर सकते हैं, ठीक है। आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो देखें, अब आप देखें यहाँ पे आपका APA फॉर्मेट में आपका आर्टिकल ऐड हो चुका है, मतलब आर्टिकल का नेम ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आर्टिकल का नेम ऐड करने हैं, सही है। अब ये आपके पास था कि आपने किस तरह से कोई एक अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं और आप कहीं और से पढ़ के लिख रहे हैं लिटरेचर रिव्यू को या अपने असाइनमेंट को, तो वो आपने अपने आर्टिकल में कोट करने और आपने उसको किस तरह से साइटेशन ऐड करनी है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आप APA फॉर्मेट था, अब आप यहाँ से कोई और फॉर्मेट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप शिकागो फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं तो आप पहले यहाँ से स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइटेशन ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल MLA लेना चाह रहे हैं तो आप MLA पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से ऐड न्यू सोर्स करेंगे और ऐड न्यू सोर्स के थ्रू आप नया आर्टिकल ऐड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से आपने अपना स्टाइल लेना होता है, साइटेशन कौन सी साइटेशन आपने कौन से स्टाइल में करनी है। फिर आपके पास आ जाती है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी बेसिकली यही है कि आपके पास ये जितने भी रेफरेंसेस है ना वो सारे के सारे बिब्लियोग्राफी के थ्रू एक रेफरेंसेस की फॉर्म में आ जाते हैं। बिब्लियोग्राफी के बेसिकली कैसे कहते हैं कि जो आप डिफरेंट आर्टिकल्स का डिफरेंट ऑथर्स का काम कोड करते हैं अपने काम के अंदर, तो बेसिकली आप बिब्लियोग्राफी से की हेडिंग के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है। इनको हम रेफरेंसेस भी कहते हैं, इनको हम साइटेशंस भी कह रहे होते हैं। ये आपके पास था कि आपने किस तरह से साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी करनी है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें आपके पास मल्टीपल टेबल्स और मतलब मल्टीपल उसमें आपके पास टेबल ऑफ फिगर्स आ रही हैं, मतलब उसमें आपके पास मल्टीपल फिगर्स आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायग्राम 1 है, डायग्राम 2 है, डायग्राम 3 है, डायग्राम 4 है। तो अब आप देखें वो जो डायग्राम 1 2 3 4 है उसका भी एक टेबल आपने बनाना होता है। जब आप एक थीसिस लिख रहे होते हैं तो आपको टेबल ऑफ फिगर्स का भी बेसिकली एक टेबल बनाना होता है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, सॉरी टेबल एक ही होता है लेकिन उसमें आपके पास फिगर 1 जिस तरह आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 अप टू सो ऑन लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, उसी तरह आपको टेबल ऑफ फिगर्स भी नजर आ रहा होता है, ठीक है। टेबल ऑफ फिगर्स में आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिगर है, उसको आपने लिखा है फिगर 1, ठीक है। तो आपके पास फिगर 2 है, फिर फिगर 3 है।
तो फिर आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाते हैं और फिर आप कोई भी एक स्टाइल लेके उसको आप टेबल ऑफ फिगर्स ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थीसिस में हेल्प आउट आपको कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेबल ऑफ फिगर्स को ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। अब मेरे पास अभी कोई फिगर है नहीं है, इमेज कोई है नहीं है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे वैसे ही दिखा देती हूँ। एक फिगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिगर 1 ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, फिर मैं लिख देती हूँ फिगर 2 फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपने ऊपर फिगर लिखनी होती है, या यहाँ पे आपके पास फिगर आती है, पूरी इमेज आता है, और इमेज के नीचे उसकी कैप्शन आता है फिगर 1। ठीक है, ये कैप्शंस होते हैं। यहाँ पे फिगर 2, अच्छा इसको आप लेट मी चेक कि मेरे पास अगर कोई डायग्राम हो तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल इमेज, लेकिन स्टिल लेट मी ऐड दिस वन। मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, although I'm sorry this is not an professional image, लेकिन let's add this one over here। ठीक है, इसको मैं ये ऐड कर रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ना अलाइनमेंट सेट कर देती हूँ। ठीक है, ये इमेज है, मैंने इसको ऐड किया और मैंने इसके अलाइनमेंट को ये सेट कर दिया। अब आप देखें, अब आप इस फिगर को कोई कैप्शन देना चाह रहे हैं, तो कैप्शन आप किस तरह से देंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक कैप्शन इसको दे दें, फिगर 1, और आप इसको दे दें लेट्स सपोज यू वांट टू से दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब आप देखें, अब आपने एक फिगर को एक कैप्शन दे दिया है, इसको आपने सेंटर अलाइन भी कर दिया है। फिगर को भी आप सेंटर अलाइन बेसिकली कर सकते हैं, कंट्रोल ई करेंगे तो आपकी फिगर भी सेंटर अलाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये बस क्या है, ब्लॉक डायग्राम। अब आप देखें, अब आप बिल्कुल टॉप पे जाएंगे जहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट था। टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे आपने टेबल ऑफ फिगर्स ऐड करनी है। ठीक है, जब आप टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फिगर 1 है वो बेसिकली आपको, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस, सिलेक्टेड यस। ठीक है, लेट मी 1 सेकेंड, मैं इसके लिए एक खाली पेज ऐड करती हूँ और उसमें मैं फिर आपको एक ब्लैंक पेज कहाँ से ऐड करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक ब्लैंक पेज हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने देखे, हमने एक ब्लैंक पेज ऐड कर लिया हुआ है। 1 सेकेंड, मैंने गलत जगह ऐड कर दिया था। एक ब्लैंक पेज हम इस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने एक ब्लैंक पेज ऐड कर दिया हुआ है। सो दिस वन इज योर ब्लैंक पेज। सो यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर हम ऐड करना चाह रहे हैं। रेफरेंसेस में जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इंसर्ट कैप्शन, सॉरी पहले होता है, पहले आप इसको कैप्शन देंगे। लेट सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, वेयर इज माई फिगर, it is not here, let me add it again। so I am adding it again। यहाँ पे आप इसको नाम दें फिगर, यहाँ पे पहले आप इसको कैप्शन देंगे। ठीक है, अच्छा आपने कैप्शन यहाँ से देना है, फिगर को आपने खुद से कोई नाम नहीं देना, फिगर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपको जो फिगर है इसको इस तरह से कैप्शन मिल गया। मतलब आपने खुद से फिगर को लेबल नहीं करना, इसको हम फिगर को लेबल कह रहे थे, फिगर का कैप्शन है, फिगर का लेबल कह रहे थे, वो आपने खुद से नहीं करना, वो आप एक्चुअली यहाँ से कर रहे होंगे। ठीक है, इसको आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इस तरह से आपने कैप्शन असाइन करने हैं। ठीक है, कैप्शन असाइन कर दिए। अब आपने बेसिकली यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स को ऐड करना है। ये हमने एक खाली पेज क्रिएट किया था टेबल ऑफ फिगर्स के लिए। अब आप देखें, आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे तो आपको अब आप देखें यहाँ पे आपको एक्चुअली फिगर 1 और ब्लॉक डायग्राम देखा हुआ नजर आ गया। ऑल्दो ये गलत जगह पे आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको टेबल ऑफ फिगर्स और आपको वो टेबल ब्लॉक डायग्राम और कौन से पेज पे आ रही है, 6 पेज पे आ रही है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक्चुअली उस ब्लॉक डायग्राम पे
पहुंच जाएंगे। अभी आपको समझ आ गई है। तो इस तरह से आपने टेबल ऑफ फिगर्स ऐड करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद से जो डायग्राम्स को लेबल करते हैं काइंडली वो ना किया करें। आप इंसर्ट कैप्शन में जाएं, कैप्शन दें फिगर को, और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाके जो आपका जो फिगर नंबर है, जो डायग्राम नंबर है, ये जो डायग्राम में कैप्शन है, उसके थ्रू अगर आपने इंसर्ट कैप्शन के थ्रू कैप्शन नहीं दिया तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ फिगर्स है, एंड नोट किस तरह ऐड करते हैं, सिटेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा काफ़ी है। ये जो बाकी है ना, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है, ये आपको मैं टास्क दे रही हूँ। आप एक दफ़ा गूगल से खुद इसको सर्च करें और फिर मुझे बताएं कि इंडेक्स क्या चीज़ है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या चीज़ है। ऑल्दो ये एसेंशियल नहीं होता आपके लिए, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको एक दफ़ा गूगल से सर्च कर लें। ठीक है, तो दिस इज इट इन दिस लेक्चर। आपको टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स, सिटेशंस और कैप्शंस आपको पता होना चाहिए कि इनको हम किस तरह से ऐड करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल ऑफ फिगर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन वाइल राइटिंग असाइनमेंट्स। अब आप जब भी असाइनमेंट लिखें तो आप इनको यूज़ किया करें। ठीक है, और जब भी आप थीसिस लिखेंगे तो आप सिटेशन वाला टैब को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इंसर्ट एंड नोट का भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इट इन दिस लेक्चर। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी।